नमस्ते। मेरा नाम स्मृति है। मैं पैलियम इंडिया में प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ और आपका स्वागत है यहाँ पे। दिस इज़ सेशन 13। हम लोग ये सेशन अभी 13 हफ्तों से चला रहे हैं और रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। और आज आई होप दैट कि आप लोग सब ने रिसोर्स टूल किट को एक्सेस किया है और थोड़ा सा देखा है कि क्या ई बुक में क्या है और वेबिनार्स को भी सॉर्ट ऑफ रिव्यू किया है आपने। आज का सेशन देयर आर 2 पार्ट्स टू इट। एक इंट्रोडक्टरी सेशन जो कोर्स के बारे में आपको बताएगा और देन वी विल गो इनटू ट्रायज एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। आज हमारे सेशन को लीड करने के लिए 2 फैसिलिटेटर्स हैं, डॉक्टर चारू सिंह और डॉक्टर दिनेश कुमार। डॉक्टर चारू सिंह एक बहुत ही सीनियर पैलिएटिव केयर फिजिशियन है with training in anesthesiology and critical care, और डॉक्टर दिनेश कुमार इज ऑल्सो पैलिएटिव केयर फिजिशियन जो प्रोफेसर है कम्युनिटी मेडिसिन में, प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज आनंद गुजरात से। और अभी मैं इनको हैंड ओवर कर देती हूँ ताकि वो सेशन शुरू करें। चारू, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू स्मृति। आप सबको नमस्ते। 22 पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन किया है। आई एम होपिंग कि जैसे 5-10 मिनट में और लोग भी ज्वाइन करें, पर हमारे पास टाइम कम है क्योंकि आज हमें 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। अरुण, आई share my screen. Yes, doctor, you can. Yeah. Just let me know if you can see. Can you see my screen? Yes, we can see it. And you can hear me? Yes. अच्छा, आदत बहुत बुरी पड़ गई है इंग्लिश में बोलने की, तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दीजिए अगर मैं बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी में मिक्स हो जाऊँ। तो सबसे पहले ये कोर्स क्या है, पैलिएटिव केयर क्या है। कोविड-19 के सिचुएशन में पैलिएटिव, बहुत सारे लोगों ने शायद पैलिएटिव केयर का कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और अभी कोविड-19 में आपके गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आए होंगे आपको कि आपको ये कोर्स अटेंड करना है पैलिएटिव केयर के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये अगले 5 दिन ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटे का सेशन और 15 मिनट का डिस्कशन नॉर्मली हम इसी तरह रखते हैं। और हम इनकरेज करते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट्स आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए, अपने एक्सपीरियंस लिखिए। अगर मैंने कुछ बोला जो गलत है, आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत लोग हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो हम सब लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, 5 दिन में क्या होगा। हम लोग आपको एक सॉर्ट ऑफ एक क्रैश कोर्स दे रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। पैलिएटिव केयर एक नया ब्रांच है, 1960 में स्टार्ट हुआ था, और मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी और इसका रेलेवेंस क्या है कोविड-19 में। तो ये पैलिएटिव केयर किस किस के लिए यूज़फुल है? जो पेशेंट्स रिकवर नहीं कर पा रहे हैं कोविड-19 से और उनकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। तो पैलिएटिव केयर बेसिकली सिम्टम कंट्रोल करते हैं, चाहे पेन हो या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो, एजिटेशन हो। तो बाकी जैसे कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी, वो हाइपरटेंशन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वो डायग्नोसिस ट्रीट करते हैं। पैलिएटिव केयर में सिम्टम्स ट्रीट करते हैं। और ये तो फिजिकल पार्ट हो गया, कंपोनेंट हो गया। उसके अलावा हम एक इंसान सिर्फ एक बॉडी नहीं है, दिल और दिमाग है। तो हमारे सवाल हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, ये सब चीज़ें भी पैलिएटिव केयर में एड्रेस होती हैं। और जो पेशेंट्स हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनके लिए खासकर ये पैलिएटिव केयर रेलेवेंट होगा। तो हम आपको
कल एक सेशन होगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मॉर्फिन यूज़ की जाए, कैसे बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ किए जाएं। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे नर्सिंग स्टाफ हैं, तो ड्रग्स के नाम आप पहचानते होंगे, पर बेसिकली वो है कि कैसे किसी पेशेंट को कंफर्टेबल रखा जाए। तीसरे दिन पे एक सेशन होगा कम्युनिकेशन का, कि हमारे पास बहुत रश होता है, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हैं और कोविड-19 के चक्कर में आपको पीपीई पहन के रहना पड़ता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है पीपीई का, तो आपकी शिफ्ट शायद बहुत लंबी हो रही हो, तो और हम पेशेंट्स हमेशा या फैमिली मेम्बर्स एंक्शियस रहते हैं कि हमें मालूम नहीं, डॉक्टर को देखने नहीं आया, क्या हो रहा है। तो एक एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का कि आप अपने उतने रश्ड टाइम में भी कैसे आप फैमिली को या पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि आप उनके साथ हैं, आप उनको उनकी तकलीफ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपको वेडनेसडे को ये सेशन होगा, और थर्सडे को सेशन है एंड ऑफ लाइफ पे, क्योंकि हमने देखा ही है कोविड-19 में इन्फेक्शंस डिजीज़ है, बहुत लोग रिकवर कर रहे हैं। इंडिया में रिकवरी रेट बहुत हाई है, पर जब ये स्टार्ट हुआ था तब चाइना और इटली से जो न्यूज़ आ रही थी वो ये थे कि 97% डेथ रेट है। सो एंड ऑफ लाइफ में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, ये हम आपको थर्सडे को बताएंगे। और लास्ट डे सारे जो इमोशंस हम लोग फेस कर रहे हैं, पेशेंट्स फेस करते हैं, सोसाइटी फेस कर रही है, पेशेंट के फैमिली फेस कर रहे हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये स्लाइड सिर्फ आपको इंडिकेट करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, और फ्राइडे को 5वें दिन इन 10 चीज़ों में आपको कुछ ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, आपकी कुछ लर्निंग होनी चाहिए इन 10 एरिया में। तो मैं सबसे पहले जाती हूँ ब्रॉड व्यू पे कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हम ट्रायज क्या शब्द होता है, कितने लोगों ने सुना है ट्रायज वर्ड? आप अपना रिएक्शन में हाथ रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं यस नो। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है ट्रायज? तो हम आज ये देखेंगे कि ट्रायज क्या होता है और गोल्स ऑफ केयर कैसे डिस्कस कर बनाए जाते हैं फैमिली के साथ। डिसीजन मेकिंग कि क्या किया जाए, पेशेंट को अगर सांस नहीं आ रहा सबको आईसीयू भेज दें, सबको वेंटिलेटर पे डाल दें, किसको डालना एक पनिशमेंट होगा या किसको डालने से वो पेशेंट बेनिफिट करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने जैसे ही बताया, सिम्टम कंट्रोल, डिस्ट्रेस का मैनेजमेंट, एंड ऑफ लाइफ केयर, और लास्ट में आप और हम अपना ध्यान कैसे रख सकें, ये हम लास्ट डे पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अपना ध्यान रखेंगे तभी किसी और का ध्यान रख सकते हैं। हम ये वाले जो वीक है, इस सेशन में हिंदी में सेशन लिया जा रहा है। यहाँ पे था इंग्लिश और ट्रांसलेशन इन हिंदी, बट हो सकता है मेरे पास इंग्लिश के वर्ड्स हों जिसका हिंदी का वर्ड मेरे को ना मिले, तो आई विल आस्क यू, आपकी हेल्प मांगूंगी मैं। तो अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें, आपके डाउट्स क्लियर कर सकें, क्योंकि इसमें कुछ नर्वस होने वाली बात नहीं है कि आपने ये वर्ड पहले नहीं सुना। मैं बहुत सीनियर डॉक्टर्स को जानती हूँ जो दिल्ली में काम करते हैं, जिन्होंने पैलिएटिव वर्ड कभी नहीं सुना, उनको आइडिया ही नहीं है। तो आप अकेले नहीं हैं। एटलीस्ट इन 5 दिन के बाद आपको पता होगा कि पैलिएटिव केयर क्या है और क्या रोल्स
पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स और नर्सेज जो पैलिएटिव केयर में ट्रेंड हैं वो क्या कर सकती हैं। तो आपके पास रीडिंग मटेरियल आ गया होगा, प्रेजेंटेशंस हैं, एक ई बुक है और वेबिनार्स भी अवेलेबल होंगे। तो होपफुली आज तो पहला दिन है, पर मैं चाहूँगी कि कल के लिए जैसे हम सिम्टम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार अपना ई बुक खोल के, बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ई बुक नहीं है, आप वो खोल के 2 या 3 पेज ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि जब कल आपको चीज़ें बताई जाएं, सिखाई जाएं, आपके जो डाउट्स हों वो आप उसी समय किसी स्पेशल जो फैकल्टी हैं जो उनसे आप पूछ सकते हैं। आज भी हमारे साथ मेरे और डॉक्टर दिनेश के अलावा और फैकल्टी प्रेजेंट हैं। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ के आ पाएंगे तो एक तो चीज़ें पकड़ने में ज़्यादा आसानी होगी, समझने में ज़्यादा आसानी होगी, और आप जो हम चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आप अपने सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आप हमें बता सकते हैं, और फिर हम आपको इस चीज़ में कैसे हेल्प करें हमारा फोकस हो रहेगा। सो इस प्रेजेंटेशन के बाद और हर प्रेजेंटेशन के बाद आपके पास रिसोर्सेज होंगे, जो पेपर्स हैं, जिसमें से आली कोविड केयर ने एक ग्रुप पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स का है जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये ई बुक बनाई है और ये प्रेजेंटेशंस बनाई हैं। ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन डॉक्टर मोयरा की है, जो ब्रिटिश हैं, पर वो इंडिया में इतना आ चुकी हैं और इतनी जगह पे ट्रेनिंग कर चुकी हैं कि वो ऑलमोस्ट इंडियन है। तो आज मैं उनकी स्लाइड्स यूज़ कर रही हूँ आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। तो शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है कुछ लोगों को। अरुण, कैन यू हैव अ लुक एट इट? Some people are mentioning chat box there is problem with the audio. Your voice is clear, sir. It's audible. What about others? Dr. Geetika or Deepak के अलावा what about others? Please write in chat box if you can't hear. It's Can you hear clearly? Quite clear to all. Okay, so Dr. It is clear for me. Okay, so Dr. Geetika and Deepak, at your end, everyone can hear clearly. So there might be some local issue at your end. Okay, आशीष को भी क्लियर आवाज नहीं आ रही है। 3 people. आप लोग अपने मोबाइल पे अगर देख रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो या बैंडविड्थ में प्रॉब्लम हो। आप अपना माइक बाकी लोगों को सुन रही है क्लियरली? 3 लोगों ने कहा है कि उन्हें आवाज नहीं सुन रही है, और हमारे पार्टिसिपेंट्स शायद 25 हैं। हाँ, ओके, तो शायद आप 3 लोग क्लियरली और मोबाइल ऑल्सो। ओके, तो शायद आप 3 लोगों के लोकल इश्यूज होंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को काफी क्लियर आवाज आ रही है, तो शायद लोकल इश्यू होंगे आपके, तो आप अपने लेवल पे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, Arun, if Vishnu or somebody can give these 3 participants a phone call and just talk them through the technical problem, it might be useful. Thank you. Okay, ma'am. Thanks, Smriti. स्मृति जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं पैलियम इंडिया में, वो टेक्निकल एस्पेक्ट हैंडल करके कोशिश करेंगे कि बाकी 3 लोगों को भी सुनाई दे सके ज़्यादा क्लियरली। हो सकता है इंटरनेट या स्टार्टिंग में मुझे भी जूम और इन सबको यूज़ करने में प्रॉब्लम हुई थी, तो अरुण की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, अरुण खासकर, और ही विल हेल्प यू आउट। तो अब ये है कि हमारे पास ट्रेनिंग और रिसोर्सेज हैं, हम इनको अगर अप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट्स को हम उनके लिए हम कुछ कर सकेंगे, हमारी ज़िंदगी में और कोई भी पेशेंट आएगा उसको हम एक बेटर तरीके से ट्रीट कर सकेंगे। जब मैं ट्रीट करने की बात करती हूँ तो मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रही, मैं ट्रीटमेंट की बात, इलाज की बात नहीं कर रही।
मैं बात कर रही हूँ कि उस पेशेंट और उस परिवार को लगता है क्या कि डॉक्टर ने हमारे सवाल सुने, हमारे सवालों का जवाब हमें पूरी तरह दिया, ये ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये एक्सप्लेन किया या नहीं किया, उन्होंने पूछा कि आपके क्या कंसर्न्स हैं, कोई डाउट है, कोई क्लैरिफाई करना चाहे। तो ये सारी चीज़ें आपको इन 5 दिन में कर देंगे। तो सबसे पहले मैं पैलिएटिव केयर की डेफिनेशन पे आती हूँ। तो ये जर्नल ऑफ पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट में रिसेंटली छपा है, पर WHO का भी डेफिनेशन है 2002 का। तो पैलिएटिव केयर का मतलब है कि एक एक्टिव होलिस्टिक केयर एक पेशेंट का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अगर पर्सन है तो वो एक सिर्फ शरीर नहीं है, उसका दिल भी है, उसका दिमाग भी है, उसकी फीलिंग्स भी हैं, उसके थॉट्स भी हैं, उसके दिमाग में विचार भी आ रहे हैं और मन में बहुत चीज़ें उमड़ रही होंगी। तो हमें ये चीज़ें भी एड्रेस करनी है। सिर्फ बीमारी को फोकस करके हम पैलिएटिव केयर वैसे नहीं फंक्शन करता। तो एक पेशेंट का पूरा होलिस्टिक एस्पेक्ट देखते हैं और उनके लिए क्या चीज़ें लाइफ में मीनिंगफुल हैं। और ये यूजुअली क्रॉनिक इलनेसेस के लिए या लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस के लिए यूज़ होता आ रहा है पैलिएटिव केयर। बट ये देखा गया है कि कोविड-19 में पेशेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जिंदा नहीं बच पा रहे हैं। तो हम इन पेशेंट्स के कैसे पैलिएटिव केयर इनको कैसे हेल्प करेगा, हमारा इस हफ्ते का ये गोल है। तो पैलिएटिव केयर में सिर्फ पेशेंट ही हमारा कांटेक्ट नहीं है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पेशेंट के प्रति नहीं है पर उसके परिवार के प्रति भी है। तो परिवार में क्या हो रहा है, परिवार में कोई और बीमार है, कोई और पर्सन है एट रिस्क, उनको क्या एडवाइस देनी है, ये सारी चीज़ें पैलिएटिव केयर के अंडर फॉल करती हैं। तो पैलिएटिव केयर सिर्फ एंड ऑफ लाइफ नहीं है। पैलिएटिव केयर कंफर्ट और सिम्टम कंट्रोल प्रोवाइड करने का कराने वाले ब्रांच का नाम है, जिसमें एंड ऑफ लाइफ एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है एंड ऑफ लाइफ का। पर पैलिएटिव केयर का तो फिर गोल क्या रहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की ज़्यादा अच्छी रहे। अगर तकलीफ नहीं होगी, अगर दर्द नहीं है, एजिटेशन नहीं है, सांस में दिक्कत नहीं है, एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। तो ये रोल है पैलिएटिव केयर का कोविड-19 के सिचुएशन में। और जैसे जैसे ये हफ्ता बढ़ता जाएगा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या डिस्कशन हो रहा है। तो हमारे हाल ही में बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे अपने फ्रेंड से पता लगा है कि केरला में बहुत बारिश हो रही है और वहाँ पे लोगों के घर बह जा रहे हैं। तो जब उनके पास छत नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, ओढ़ने के लिए नहीं है, जो शरीर पे कपड़े पहने हैं वो ही हैं, ऐसे सिचुएशन में हम उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी पैलिएटिव केयर का एक हिस्सा है कि जो सफ़र कर रहे हैं उनकी तकलीफ हम किस तरह से कम कर सकें। तो कोविड-19 सुनामी की तरह, मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन्होंने सुनामी देखा होगा, सुना होगा, एक्सपीरियंस किया है किसी ने सुनामी। मेरे ख्याल से जो साउथ इंडिया के लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा सुनामी देखा है। पर हम अब सुनामी वर्ड सुनते ही हमें डर सा लगने लगता है, क्योंकि हमने उस समय बहुत तबाही देखी थी, लोगों के घर चले गए थे, लोग चले गए थे, परिवारों का एक आदमी रह गया, 2 आदमी रह गया, वो ढूंढ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, बीच पे बॉडीज कहाँ हैं, कोई उनके रिश्तेदार हैं। तो ये कोविड-19 भी एक तरह से हमारे लिए सफरिंग लेकर आया है ह्यूज क्वांटिटी में। तो हम पैलिएटिव केयर में क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे कि किस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं जो उसके लिए अप्रोप्रिएट है, जो करेक्ट ट्रीटमेंट है करेक्ट टाइम पे, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे।
और अगर हमने डिसाइड किया है कि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना उसको हेल्प करना नहीं होगा पर उसकी तकलीफ बढ़ जाएगी, तो ये कम्युनिकेट कैसे करना है पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को। तो इस ई बुक में आपके पास एक चार्ट्स भी होंगे, एल्गोरिथम बोलते हैं, उसमें आप इजीली फॉलो कर सकते हैं एरो से कि अगर पेशेंट जानना चाहता है तो क्या करना है, पेशेंट नहीं जानना चाहता है तो फैमिली को आपको क्या बताना है। तो ये एस्पेक्ट रहेगा। मैंने आपको बता ही दिया कि हम सिम्टम कंट्रोल देखेंगे, हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट की, जो पेशेंट्स, फैमिलीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपकी और हमारी, एंड ऑफ लाइफ केयर कैसे आज अब सडनली हर जगह से हम पैलिएटिव केयर वालों को रिक्वेस्ट आ रहा है कि एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में हमें पढ़ाइए। हम लोगों ने अपना मेडिसिन किया, हमने नर्सिंग ट्रेनिंग की, हम लोग मैक्सिमम डेथ्स देखते हैं, पर जो इंसान गुजर रहा है उसकी क्या तकलीफ़ें हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, ये हमें कभी नहीं सिखाया गया। तो ये पार्ट हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और हम अपने आप को हमारी टीम को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आ रही हैं। सो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का रिस्पॉन्स था कि सारे गवर्नमेंट्स को अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, छोटी सी ट्रेनिंग देनी है पैलिएटिव केयर के बारे में, ताकि हम पेशेंट्स को कंफर्टेबल रख सकें और करेक्ट कम्युनिकेशन करके हम उनका स्ट्रेस कम कर सकें, उनकी पीड़ा, उनका दुख हम कम कर सकें। कन्फ्यूजन, जो अनसर्टेनिटी होती है कि अब क्या होने वाला है, कोई मिला नहीं है, कोई डॉक्टर दिखता नहीं है, और ये प्लास्टिक का, ये पीपी का मास्क पहन के सुनाई नहीं देता कि डॉक्टर बोल क्या रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इनको कैसे बाईपास कर सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सुनामी और सफरिंग, सीरिया में से बहुत सारे लोग भागकर यूरोप में गए, आप लोगों ने पेपर में सुना ही होगा, और यूरोप कह रहे हैं कि कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम इन लोगों को नहीं हैंडल कर सकते, हमारे पास हमारे रिसोर्सेज नहीं है कि हम इन सबको हैंडल कर सकते हैं। तो उन्होंने बैरियर्स लगा रखे हैं कि, और जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो बाकी जगह से आ रहे हैं, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना ओढ़ने के लिए कुछ है गर्मी में या ठंड में, तो दवाइयाँ, अगर किसी को कोई बीमारी हुई तो दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी। तो ये क्या एक एग्जाम्पल है सोशल डिस्टेंसिंग का। साउथ अफ्रीका में पानी की बहुत कमी है, और वहाँ पे पुलिस के सुपरविजन में आपको पर पर्सन के हिसाब से पानी दिया जाता है। सफरिंग इस तरह की भी हो सकती है, पर साथ में हमने ये भी देखा है कि चाहे बीमारी आए या कोई और तकलीफ आए, बहुत सारे लोग निकल के आते हैं जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हेल्प के तौर पे। तो जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स, उनके वो जहाँ काम कर रहे थे वो बंद हो गया, बोला गया सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, अब ना उनके पास कहीं रहने की जगह है, काम नहीं हो रहा तो उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो बहुत NGOs ने, NGOs क्या, सोसाइटीज़ ने, किसी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों ने अपने लेवल पे लोगों के लिए खाना बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और ये एक एग्जाम्पल है, जैसे गुरुद्वारे में कोई भी पहुंच जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको खाना मिलता है, लंगर सबके लिए खुला रहता है। वैसे ही बहुत NGOs ये काम कर रहे हैं, और हमारे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस चीज़ में अपना एफर्ट डाल रहे हैं।
लोगों को हेल्प करने के लिए, एक तकलीफ से वो दूसरी तकलीफ में ना चले जाएं, बीमारी के साथ भूखमरी ना हो जाए। तो अब टाइम हमारे पास ये ऑलरेडी अगस्त का महीना, 8वां महीना चालू हो गया साल का, पता ही नहीं चले सारे दिन कहाँ चले गए, कैसे चले गए। शुरू में जब फरवरी में मैं पाली कोविड केरला वालों से मैंने जब 1-2 बार बात की, तो तब ये बात हो रहा था कि जो कोविड-19 है वो इस तरह से बीमारी प्रोड्यूस करती है, वो इस तरह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है। बाद में अब पता चला है वो कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, वो ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी किसी और रीज़न से शुरू हो रही है। इसीलिए अब हमें हर डॉक्टर को पैलिएटिव केयर स्किल्स थोड़े से सीखने पड़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, सिम्टम मैनेजमेंट, एंड ऑफ लाइफ केयर, ये सीखने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब फरवरी में ये पैंडेमिक डिक्लेयर किया था WHO ने काफ़ी लेट, तो सबसे पहले कनाडा में एक डॉक्टर हैं, मैंने टीवी पे देखा था कि उन्होंने कहा था कि ये नेक्स्ट सबसे बड़ा जो पैंडेमिक है वो पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स की शॉर्टेज होगी। क्योंकि जब लोग कोविड-19 में आपको सांस नहीं आ रहा, आपको घुटन महसूस हो रही है, आपको मालूम नहीं है आपके पास कितने घंटे बचे हैं, क्योंकि अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद 48 to 72 आवर्स तक ही टाइम रहता है। पर तो उनको हम कैसे कंफर्टेबल रख सकते हैं, हम फैमिली को कैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और इस सब चीज़ के अंदर हम एक इंसान को एक इंसान की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ एक शरीर जिसका हमें पल्स और बीपी लेना है, दवाई देनी है, मॉनिटर कनेक्ट करना है, ऐसे नहीं। कई बार मैंने देखा आईसीयू में जाकर पूछो कि आपको ठंड लग रही है, तो बहुत सारे पेशेंट्स मुझे कहते हैं हाँ मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि आईसीयू के अंदर टेम्परेचर्स काफ़ी लो रखे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको राइल्स ट्यूब फीडिंग मिल रही है, आपको पूरी है, आपको भूख उसके बावजूद भी भूख लग रही है क्या? तो ये चीज़ें हैं जो ये इंसानियत है। तो ये हम इंसानियत हम अभी भी ऑफर कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को। हमें कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी चाहिए कि पेशेंट के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, उसकी क्या प्रायोरिटी है, हम उन चीज़ों को भी रिस्पेक्ट करें। हो सकता है कोई एल्डरली इंसान हो 70-75 ईयर्स का, जिसको 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है डायबिटीज़ है, हो सकता है रीनल फेलियर है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल सकता है कि अगर मुझे कोविड-19 हो गया तो डॉक्टर्स से कह देना कि मेरे को आईसीयू में ना लेके जाएं, मेरे को वेंटिलेटर पे ना कनेक्ट करें, मेरी बस तकलीफ दूर करें, क्योंकि सबको एक दिन जाना है, सबके जाने का कोई कारण होता है। तो अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप डॉक्टर्स को मेरी तरफ से बोलें कि बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट मत करना, क्योंकि कई बार ट्रीटमेंट हेल्प करने की जगह तकलीफ ज़्यादा बढ़ा देती है। तो हमें पेशेंट की इच्छाएं जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें पेशेंट का सिचुएशन, क्लिनिकल कंडीशन समझना ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि किसको वेंटिलेटर पे डालना है, किसको वेंटिलेटर पे नहीं डालना है, ये डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने बोला कि हमें जो अभी इंटेंसिविस्ट हैं या पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमें उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने ये ई बुक सबसे पहले पाली कोविड केरला ग्रुप ने ये बनानी शुरू की थी, उस समय जो ट्रीटमेंट ऑफर की जा रही थी वो बिल्कुल अलग थी। और इस समय जो ट्रीटमेंट, उस समय सब लोग वेंटिलेटर 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 के अलावा और कुछ बात नहीं कर रहे थे। अभी कोई वेंटिलेटर के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि ये जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी है ये वेंटिलेटर से सॉल्व होने वाली नहीं है। तो हमें एक तो सबसे पहले खुद समझ में आना चाहिए कि कौन सा पेशेंट बेनिफिट कर सकता है इन हाई टेक्नोलॉजी से, या उसको वो पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होगी उससे।
पहले हम मेडिकल फैक्ट्स अपने एक्यूरेट रखेंगे, करेक्ट देखेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को और फैमिली को जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और हर पेशेंट के लिए अलग ऑप्शन हो सकता है। तो ये कॉन्वर्सेशंस, ये बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी देखा है कि ये सब बोल रहे हैं कि 65 के ऊपर उम्र हो जाए या 2-3 बीमारियां हो तो वो लोग सरवाइव नहीं करते हैं, पर हमने साथ में ये भी देखा है कि अच्छी केयर के साथ 85 ईयर ओल्ड और 90 ईयर ओल्ड भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर गए हैं। सो ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारे पास कितने डॉक्टर्स हैं, कितने नर्सेज हैं, हमारे पास पीपीई है या नहीं, हमारे पास आईसीयू बेड्स कितने हैं। ये आपके जगह से जगह में वेरी करेगा। मैंने देखा कोई तेहरी उत्तरांचल में, तेहरी गढ़वाल, वहाँ से कोई था, वहाँ पे कितनी दिक्कत होती होगी। पहाड़ी इलाके में अगर कोई पेशेंट बीमार है, उसको वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाने में घंटे लग सकते हैं, और उस घंटे में लाइफ बिल्कुल हाथ से निकल सकती है। तो हमें लोगों की सफरिंग पे को एड्रेस करना है। हम उनको देखेंगे और हमारे को भी हमारे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हम ये कैसे सब हैंडल करेंगे। तो ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, ये मरीज़ को और मरीज़ के परिवार को बताना है कि हम आपके साथ हैं। चाहे हम एक दिन में एक बार आपको ब्रीफिंग दें, पर कंप्लीट ब्रीफिंग देंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। तो इन 5 दिन के बाद हमें हमारी मॉर्टेलिटी जो पैदा होता है वो गुजरता है। जिस दिन से आप पैदा होते हो उस दिन से आपका मीटर डाउन चालू हो जाता है लाइफ का। तो हम सब मॉर्टल हैं, हम सब एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, पर हम डिग्निटी के साथ दुनिया छोड़ के जाएं। हम हॉस्पिटल में एक शरीर, एक नंबर, एक डायग्नोसिस ऐसे ना हो। हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत की रिस्पेक्ट की जाए। हमें तकलीफ बिना सफरिंग के हम ये दुनिया छोड़ के जाएं, ये हमारी भी इच्छाएं होंगी। तो हम ये चीज़ें कैसे अपने पेशेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। भगवान ना करे अगर किसी आपके नेबरहुड में या डिस्टेंट फैमिली में किसी को कोविड-19 होता है, तो अब आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं उनको हेल्प करने के लिए। सो ये बैकग्राउंड था कि हमारे मैम जब तक आप साइड डिस्कस कर लेते हैं। चैट बॉक्स में कोई इसे खास इश्यूज नहीं है, पर हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि पैलेटिव केयर में पार्टिसिपेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है। 3 लोगों ने लिखा है कुछ एक्सपीरियंस है, तो अच्छा, उनसे हम पूछ लेते हैं मैडम, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिखा कि यस। तो गरिमा जी आप अगर हैं तो आप बता सकते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस है। गरिमा जी आप हैं तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है पैलेटिव केयर, मतलब ये क्या है और आपने अब तक क्या किया इस फील्ड में। गरिमा जी आप हैं? We will have to unmute her from our side, Dinesh. One moment. Yes, ma'am. Unmuted. गरिमा जी आप अनम्यूट हो गई, आप चाहे तो बोल सकते हैं अब। हेलो, आई थिंक शी इज नॉट देयर। ओके, डॉक्टर गीतिका आप बोलना चाहेंगे? डॉक्टर गीतिका, आपने भी मेंशन किया है कि आपका पैलेटिव केयर का थोड़ा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर गीतिका। यस डॉक्टर गीतिका। हाँ जी बोलिए। Good afternoon, ma'am.
Ma'am, Abhi, I had just taken up this course by the Academy of Palliative Care, which was organized about a couple of days back. Okay. And I am a clinician, I'm a dental surgeon, and I've been working since the past about 15 years or so. And I have had about 4 cancer patients in my own family and my distant family. Oh, And I have cared for them at home. In the sense, one of them was my father, my mother-in-law. So, complete hospital care, including all IVs, including the complete medication, the end of life care was done by me at home only. And I still have 2 patients who are spinal injury patients, and I go for occasional visits when they need some help or some care. So not आपने much. दोनों तरफ से देखा है एज अ केयरर, आपने देखा है जो अपने फैमिली मेंबर्स को सफर करते हुए देखा है, और एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट्स को सफर करते देखा है. I don't have much experience, but yes, a little bit of orientation. तो आपको पैलिएटिव केयर की डेफिनेशन तो पता चली गई होगी अगर आपने आईपीसी yes, और हम हमेशा पैलिएटिव केयर में क्रॉनिक इलनेसेस, कैंसर, एंड स्टेज किडनी फेलियर, एंड स्टेज लंग फेलियर, ऐसी बीमारियों के बारे में, HIV के बारे में बात करते हैं. इन्फेक्शियस डिजीजेस के बैकग्राउंड में ये पहली बार डिस्कशन हो रहा है. नॉर्मली लोग बोलते हैं अगर इन्फेक्शन है तो इंसान रिकवर कर सकता है, तो वो उम्मीद छोड़ी नहीं जा सकती. तो और क्या मालूम कोई रिकवर भी कर जाए. तो Ma'am, a personal view which I would want to share is that palliative care, we as ignorance don't realize it, but it is so very important for each and every one of us, because I've seen it in my own family. I know that what is the despair, what is the condition of a patient when the patient is dying in a hospital and not at home. When the patient is in the end of life stage and he or she has his or her family and kids around, the kind of care that is being offered at home is way more satisfying psychologically for the patient, as compared to the patient lying in the hospital and in an uncertain condition, maybe unwanted, if I can say that. So this is something very important. I think each one of us should emphasize, and we should try to inculcate that in our routine practice, even in our clinical practice, because it is important for all of us. So I would like to learn more and do it in my daily practice as well for all my patients. Thank you, Dr. Geetika, for your input. I think we are all encouraged कि and since आपने अपनी स्टोरी शेयर की कि आप अपने फैमिली में जो कैंसर पेशेंट्स थे उनका ध्यान रख रहे थे, और आप पे आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे थे, आप क्या फील कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं वो भी हर सेशन में कुछ एक चीज़ लिखें कि आज हमने ये सीखा, या आज ये जब डिस्कस हो रहा था तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, ताकि हम चैट बॉक्स में डालकर, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछेंगे पर हो सकता है और लोगों के दिमाग में ये बात आई नहीं हो, और आपसे आपका क्वेश्चन के जवाब मिलने में उनको भी बेनिफिट हो. तो प्लीज़ रोज़ कम से कम कुछ लिखिए कि आपने क्या लर्न किया, क्या आपको लगा कि शायद आपके सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है, या आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं. तो रोज़ कुछ टाइम मिलेगा ये शेयर करने के लिए. तो हमारे पास अब घड़ी दौड़ रही है, इसीलिए फटाफट आगे चलते हैं. आपने एथिक्स, सबसे पहले मैंने जब ये वर्ड सुना था तो मैंने फॉरेंसिक में सुना था कि अपने पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, पर कुछ एथिकल इश्यूज या कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं. एथिकल इश्यूज होते क्या हैं कि बेसिकली हम एक मरीज को या एक इंसान को उस तरह से ट्रीट करें जिस तरह से हम ट्रीट होना चाहें. मैं जब वर्ड ट्रीट करती हूँ मतलब जैसे हम उनके साथ वैसा बर्ताव करें जैसे हम चाहें कि वो हमारे साथ वैसा बर्ताव करें. तो इस चीज़ को एथिक्स बोला जाता है.
तो जैसे डॉक्टर गीतिका ने बताया कि बहुत लोग डरते हैं हॉस्पिटल में जाने से और वो घर में रहना प्रेफर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको, कई लोगों को ये डर होता है कि मैं हॉस्पिटल अगर जाऊंगा तो मेरी चॉइस चली जाएगी, मेरे से कोई पूछेगा नहीं ये करना है या नहीं करना, और मेरे को आईसीयू में भेज देंगे, मुझे वेंटिलेटर पर डाल देंगे, मेरे को ऐसे नहीं जाना। तो पेशेंट की विशेस क्या हैं? हमारे को एज डॉक्टर्स क्लैरिटी चाहिए कि जो ट्रीटमेंट हम पेशेंट को ऑफर कर रहे हैं वो पेशेंट के हित में है या हमें मालूम नहीं उसको कितना बेनिफिट होगा या नहीं होगा। और कई बार पेशेंट्स को बहुत सारी बीमारियां होती हैं और हम हर चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, तो हमें अपने कलीग से बात करके डिस्कस करके अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेना ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप चैट बॉक्स में डालें ताकि हम आपसे सीख सकें, हम भी सीख सकें। तो हमारा एक सेकंड प्रिंसिपल है कि जो भी हम ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट हो। तीसरी चीज़ जो वो है जो हमें हिपोक्रेटिक ओथ में सबसे पहले बोली जाती है कि हम जो इलाज ऑफर कर रहे हैं उससे तकलीफ बहुत कम हो। तभी सर्जन कभी कहते हैं कि नहीं, ये ऑपरेशन के सिचुएशन से बियॉन्ड निकल गए हैं, जो बीमारी है वो सर्जरी से ठीक नहीं होने वाली। हम चुपचाप उनकी बात सुन लेते हैं। किसी को कैंसर होता है और कैंसर स्टेज 4 पे होता है, कीमोथेरेपी चल रही है, फिर भी कैंसर बढ़ रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलता है हमें कीमोथेरेपी रोकनी पड़ेगी। वो क्यों रोकनी पड़ेगी? क्योंकि अब उसका बेनिफिट नहीं है, उसके बावजूद कैंसर बढ़ रहा है, पर नुकसान बहुत हो सकता है कीमोथेरेपी मेडिसिन का। ऑर्गन फेलियर हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन होकर, इन्फेक्शन होकर पेशेंट उस तरह से जा सकते हैं। इसी तरह कोविड-19 में भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ज़रूरत है या नहीं है, बेनिफिट है या नुकसान है, क्योंकि हर इंटरवेंशन या हर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो अगर उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली तो वो करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा गरीब बना रहे हैं। और लास्ट में एक प्रिंसिपल है जस्टिस का, कि हम पेशेंट्स की जो उनके पास जो पैसे हैं वो अप्रोप्रिएटली कैसे यूज़ करें, या जो हमारे पास फ़िलहाल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, बेड्स की शॉर्टेज है, तभी लोगों को बोला जा रहा है अगर आपके पास माइल्ड सिम्टम्स हो तो आप घर में रहिए, हॉस्पिटल मत आइए, क्योंकि सब पेशेंट्स को एडमिट करके ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि लॉकडाउन रहा इतने टाइम तक, ये इकोनॉमिकली बहुत डैमेजिंग रहा, तो इसकी ज़रूरत थी। तो ये क्वेश्चन था फ्लैटनिंग द कर्व, बार बार ये शब्द सुनने में आता था। तो उसका अर्थ बेसिकली ये था कि 10,000 लोग एक दिन में आ गए तो हम लोग हैंडल कर पाएंगे क्या? कोई हॉस्पिटल हैंडल नहीं कर पाएगा, कोई शहर हैंडल नहीं कर पाएगा। पर अगर वो 10,000 लोग एक महीने के अंतर में आते हैं तो हम उन लोगों को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हॉस्पिटल के रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ये फोर्थ प्रिंसिपल है जस्टिस का। ये प्रिंसिपल्स आपकी ई बुक में है, प्लीज़ उनको खोल के देखिएगा। एक और ऐप है पैली केयर ऐप, जिसमें आपको सिम्टम कंट्रोल के लिए या तो गूगल स्टोर से या जिनके पास एप्पल फ़ोन है उस स्टोर से आपको ये ऐप मिल जाएगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए। तो जैसे हमने डिस्कस किया है कि 4 एथिकल प्रिंसिपल्स कि पेशेंट की इच्छा क्या है, तभी हम कंसेंट लेते हैं। अगर पेशेंट बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, फैमिली कह रही है नहीं ऑपरेशन कराना है, हम नहीं कर सकते पेशेंट का ऑपरेशन जब तक वो तैयार नहीं हो। तो पेशेंट की इच्छा जानना ज़रूरी है। इसके लिए पेशेंट को अपनी कंडीशन के जो डिसीजन है, बेनिफिट, ये जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा, या अगर फ़ायदा कर रहा है तो हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे या नुकसान को कंट्रोल कर लेंगे, पर फ़ायदा कर रहा है तो हम इसे करें।
हम इसे यूज़ करें, तो ये डिसीजंस लेना और भी ज़रूरी हो जाता है एंड ऑफ लाइफ के सिचुएशन में, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि चाहे इंसान के पास कुछ घंटे भी रह गए हों, उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत, उनकी इंसानियत हम रिस्पेक्ट करके चलें, क्योंकि हम भी यही चाहेंगे कि हमारे साथ वैसे ट्रीटमेंट हो, मेरे फादर अगर बीमार पड़े उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए। तो ये एथिकल प्रिंसिपल्स जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ये हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, हर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होते हैं, किसी भी मेडिकल ब्रांच में आप देख लीजिए। पर ये प्रिंसिपल्स हैं, ये पत्थर पे लिखे हुए अक्षर नहीं हैं। तो जो चीज़ एक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो किसी और के लिए बेनिफिशियल हो। और लास्ट में लीगल फ्रेमवर्क, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो हम वेंटिलेटर उसको फ़ायदा नहीं दे रहा, हम वेंटिलेटर हटा सकते हैं। ये लीगल है या इलीगल है हमारी कंट्री में? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं एक अक्षर कम से कम, लीगल या इलीगल। डॉक्टर दिनेश कुछ? नहीं, अभी तो कोई रिस्पांस नहीं है। मतलब लीगल है, ऐसे नंदिनी शुक्ला कहते हैं कि लीगल, डॉक्टर संदीप बोलते हैं कि यू कांट, यानी वो बोल रहे हैं कि इलीगल बेसिकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला है कि अगर आप बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट बेनिफिट नहीं कर रही और नुकसान कर रही है, तो उस ट्रीटमेंट को फ्यूटाइल गिना जाता है, मतलब वो असर नहीं करे। और डॉक्टर्स ये ऑब्जेक्टिवली ये डिसीजन लें, कभी एक डॉक्टर से ये डिसीजन लेना मुश्किल होता है, तो एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ये डिसीजन लें और फैमिली को ये एक्सप्लेन करें। अगर फैमिली को ये समझ में आ जाता है कि ये पेशेंट्स के जैसे COPD का कोई के पेशेंट हैं, उनके लंग इतने ख़राब हैं कि आप वेंटिलेटर पे डाल दें, वो उनको फिर भी फ़ायदा नहीं होगा, ICU में पर डे का खर्चा बढ़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिया है कि ये वेंटिलेटर विदहोल्ड कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ उस कंडीशन में जहाँ पे वो फ्यूटाइल प्रूव की जाए, जहाँ पे उसका बेनिफिट हमें नहीं दिख रहा, ताकि वो वेंटिलेटर, वो बेड हम किसी और पेशेंट के लिए यूज़ कर सकें। पर क्या इसका ये मतलब है कि अगर हम उस पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा रहे हैं तो हम उनको बोलें घर ले जाओ? वो पेशेंट को सांस में तकलीफ हो रही है तो वो क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? तो ये कल आपको सिखाया जाएगा कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को कैसे मैनेज करना है जब हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, या वेंटिलेटर है पर हमें पता है क्लियरली कि ये पेशेंट को बेनिफिट नहीं देने वाला, नुकसान ज़्यादा देने वाला है। तो ये हमारे हिपोक्रेटिक ओथ के भी हिसाब से चल रहा है। तो लीगली आप विदहोल्ड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इंडियन पीनल कोड में भी कुछ सेक्शंस हैं जो इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो कहते हैं कि डॉक्टर का अगर इंटेंशन सही था सफरिंग कम करने का, तो वो लीगली लायबल नहीं है। सो ये डिस्कस करना ज़रूरी था। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, पेशेंट की इच्छाएं और बेनिफिट और नुकसान, और रोज़ एक नई दवाई का नाम आ रहा है और रोज़ एक नई ट्रीटमेंट है, एक नई वैक्सीन आ रहे हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सब अपने वो कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में डिसाइड कर पाना कि क्या बेस्ट रहेगा, वो एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। और हमें भी हम अभी मेरे ख्याल से इस ग्रुप में ज़्यादातर इंडियंस हैं, पर कई कंट्रीज़ के अंदर अभी कुछ सालों पहले तक हमारे कंट्री में भी क्लैरिटी नहीं थी कि अगर हम बोलें कि ये वेंटिलेटर पेशेंट को हार्म कर रहा है और हमें इसे हटाना है, उसको बेनिफिट नहीं दे रहा, तो डॉक्टर्स को डर लगता था कि फैमिली बोलेगी ये नेग्लिजेंस है, तो हम लोग भी डरते थे। तो अब हमें ये इंफॉर्मेशन और मिलेगी तो हम अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकेंगे। तो हमेशा हमें हमारा एक चीज़ जो याद रखनी है कि हमारी जिम्मेदारी पेशेंट के प्रति है, और पेशेंट के लिए उस समय
क्या ट्रीटमेंट बेस्ट है, हमें वो देना है। अगर परिवार आकर हमें बोलता है कि प्लीज़ आप सब कुछ करिए मेरे फैमिली मेम्बर के लिए, तो हमें उनको बोलना पड़ेगा इस सिचुएशन में, इस हालत में जो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम उनको दे रहे हैं। वो हो सकता है उसमें वेंटिलेटर और डायलिसिस और ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हो। तो ये भी एक इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। तो ये एक भूल भुलैया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नई नई इलाज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पेशेंट्स के लिए, क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, ये हमें एक भूल भुलैया को क्रॉस करना है। जो फरवरी में क्राइटेरिया यूज किए जा रहे थे वो अब जुलाई तक क्राइटेरिया सारे चेंज हो गए। तो हमें अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बीमारी का कैसे तकलीफ पैदा करती है, जब यही हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकेंगे तभी हम प्रॉपरली अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे उनको। तो एथिकल जो कोविड-19 के पेशेंट्स में एथिकल इश्यूज क्या आ सकते हैं? जो पेशेंट्स वल्नरेबल हैं, जो एट रिस्क हैं, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट है हो चुका है, वो इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स पे हैं, उनको ज़्यादा रिस्क है कोविड-19 कैच करने का। जिनको प्री एग्जिस्टिंग लंग की बीमारी है, स्मोकर रह चुके हैं, COPD है या ब्रोंकियल आस्मा है, वो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो ये पेशेंट्स बेनिफिट करेंगे ICU में जाने से या वेंटिलेटर पे डालने से। तो ये एथिकल इश्यूज इसमें जो मैंने शुरू में समराइज किया था कि बेनिफिट और हार्म, और हर पेशेंट के लिए रिसोर्सेज, हम ज़बरदस्ती अगर हर पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते जाएं तो जो पेशेंट जिसको फ़ायदा हो सकता है, जो हो सकता है 40-45 साल का और उसको कोई और बीमारी नहीं है, हो सकता है उसको वेंटिलेटर मिले तो वो रिकवर कर सकता है। तो हम सबके पास सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे दिल्ली में एक दिन का 1 लाख का खर्चा बताया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट का। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती ये ट्रीटमेंट। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब जाना चाहेंगे। हम सबके पास बराबर रिसोर्सेज हैं क्या? पूरे हम इश्यूज देख रहे हैं कि पेशेंट है और पेशेंट की फैमिली है, वो लोग तो और चीज़ें क्या फेस कर रहे हैं लाइफ में, इस अनसर्टेनिटी के अलावा और इस खर्चे के अलावा और क्या हो सकता है? ये एक स्टिग्मा, ये हमारी बिल्डिंग में कोविड-19 का पेशेंट है, आसपास सारे लोग डरे हुए हैं। अभी हम लिफ्ट में घुसेंगे, पता नहीं किसने कहाँ छुआ होगा, वहाँ से हम कोविड टच करेंगे, पकड़ के हम अपने घर ले आएंगे। घर में मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो हमारे मन में डर भी है। और ये जो सिचुएशन है, इसमें मेडिकल सर्विसेज पे और नर्सिंग सर्विसेज पे बहुत प्रेशर, इंक्लूडिंग पैरामेडिकल स्टाफ, इन पे बहुत एक्सट्रीम प्रेशर पड़ रहा है। हमें ज़्यादा टाइम ड्यूटीज़ करनी पड़ रही हैं। डॉक्टर्स जो रिटायर्ड हो गए थे उनको बोला गया कि प्लीज़ आप वापस आइए हेल्प करने के लिए। तो पर साथ ही में प्रेशर बढ़ गया है, पर लोगों को, डॉक्टर्स को और नर्सेस को सैलरीज नहीं मिल रही है कई जगह पे। दिल्ली में ये सीन था, मैंने 2-3 और जगह से सुना है कि ये सिनेरियो रहा है। तो ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको हमें नेविगेट करना है, जिनको हमें डील करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ जब मैं आपको फ्राइडे को मिलूँगी तो आपके पास इनके कुछ आंसर्स होंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी। तो मैं आपको आज रमेश से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। 75 ईयर ओल्ड
हैं रमेश, उनको डायबिटीज़ है, उनको हार्ट डिजीज़ है, वो बहुत ओबीज हैं, ब्लड प्रेशर है, 6 महीने पहले उनको स्ट्रोक हो गया था, वो सिगरेट भी स्मोक करते हैं और स्ट्रोक के कारण वो अब बेड रिडन है, ढंग से कफ नहीं कर पाते हैं, तो फिर बार बार उनको चेस्ट इन्फेक्शन होता है। वो घर में हैं, ज़्यादातर घर में रहते हैं, उनको कोविड हो सकता है? सब कह रहे हैं घर में रहो, कोविड-19 से आप सेफ रहोगे। हाँ, कोविड हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। आज सिंपल है, आजकल सब लोग करेंसी सब लोग पेटीएम या गूगल पे यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नोट पे पता नहीं लगा है, किसी को मालूम नहीं है कि ये जो वायरस है ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स पे कितनी देर तक सर्वाइव कर सकती है। नॉर्मल वायरसेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं, ये -2 से लेकर 45 डिग्री तक टेम्परेचर में सर्वाइव कर रही है ये वायरस। सो घर में हाउस बाउंड होने के बावजूद भी रमेश को कोविड हो सकता है किसी न किसी तरह से। तो आपको क्या लगता है कि अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है रमेश के बारे में जो हमें आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प करेंगे? आप जब तक सोचते हैं, मैं थोड़ा आगे जाकर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताऊं कोविड के प्रोग्नोसिस के बारे में। ये देखा गया है कि जिस इंसान को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ी है, उनका सर्वाइवल बहुत कम रहा है, और ख़ासकर जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर ऑफर करके उनकी हम तकलीफ़ बढ़ा रहे हैं, फिज़िकल तकलीफ़ भी बढ़ा रहे हैं, इमोशनल फाइनेंशियल तकलीफ़ भी बढ़ा रहे हैं, और वो बात भी नहीं कर पाएंगे, पूरे होशाहवास में होंगे तो भी बात भी नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि कोविड है तो आइसोलेशन है, आईसीयू है, फैमिली उनको मिल नहीं सकती है। नॉर्मल आईसीयूज में दिन में 2 बार फैमिली को अलाउ किया जाता है विजिट करने के लिए, कोविड आईसीयूज में किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हम ये चीज़ें डिसाइड, अगर हमने ये डिसीजन लिया कि ये चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी, तो हम फैमिली को कैसे कन्वे करेंगे? आपको और क्या लगता है कि इसमें आप कंफर्टेबल नहीं होंगे ये डिसीजन लेने में, या इस समय हम इस पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं? हमें हमेशा बताया गया मॉर्फिन से सांस रुक जाता है, सांस में तकलीफ होती है, पर अभी मैं आपको बोल रही हूँ सांस की सफोकेशन, घुटन को कंट्रोल करने के लिए मॉर्फिन बहुत यूजफुल ड्रग है। तो किसको लग रहा है कि मैं कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें बोल रही हूँ? आप प्लीज़ अपने थॉट्स, अपनी एक्सपीरियंसेस चैट बॉक्स में डालें, शेयर करें। आमतौर पे तो ये एक बेसिकली एक चार्ट है जो बता रहा है कि जो उम्र में ज़्यादा हैं लोग, उसमें ये ब्लू कलर के वो रेंज है जो नहीं बचे। येलो वो हैं जो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है उन लोगों का, और पिंक उस कैटेगरी में आते हैं जो पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं। तो अगर आप देखें कि जो यंगर एज ग्रुप है 65 तक, उसमें पिंक का रेंज ज़्यादा है, और ये ऑनगोइंग केयर है, तो हो सकता है ये पिंक की तरफ भी चले जाएं, या ब्लू, जो ब्लू इंडिकेट्स डेथ। और जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये ब्लू वाला पार्ट बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखें तो हमारे पास जो एविडेंस आया है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास चाइना से आया है, इटली से आया है, स्पेन से आया है, यूएसए से आया है, उसके बेसिस पे हम लोग भी डिसीजन लेकर वो कर रहे हैं। इनफैक्ट लोग इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि सर्वाइवल रेट इंडिया में बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो हम अपने कोविड-19 पेशेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं? वापस उस सवाल पे मैं जा रही हूँ, क्या ऑप्शंस हैं पेशेंट को कंफर्टेबल रखने के लिए?
पेशेंट को सांस में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करोगे? आप आईसीयू रिकमेंड करोगे या नहीं रिकमेंड करोगे? वेंटिलेटर रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? डॉक्टर दिनेश, कुछ चैट बॉक्स में नहीं मैं कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन? अभी लास्ट 5 मिनट्स में उनको रैप अप करना पड़ेगा मुझसे, अराउंड 4 o'clock ऑलरेडी। हाँ, वी हैव, हमारे पास 4:15 तक टाइम है आई बिलीव। खैर नहीं, आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो मैं आप लोगों को ये समराइज मैडम दो ऑप्शंस आए हैं, नो आईसीयू एंड कंजर्वेटिव फार्मास्यूटिकल और नॉन फार्मास्यूटिकल केयर के बारे में। एग्जैक्टली, वो ये अप्रोप्रिएट डिसीजंस हैं। तो हमने पेशेंट के कंडीशन देखकर हमने करेक्ट डिसीजन लिया है। अब हमने एथिकली देखा है क्योंकि बेनिफिट नहीं है, हार्म ज़्यादा है। अब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करके फैमिली को कन्वे करना है। तो कोविड-19 में हम लोग क्या पेशेंट्स को दे सकते हैं कि हम उनको ये रीअश्योरेंस दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं कि हम आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे, तड़पता हुआ नहीं छोड़ के जाएंगे, आपकी तकलीफ हम ज़रूर दूर करेंगे। हमारे पेशेंट्स की इज्जत करना, जैसे हम चाहें अगर हम हॉस्पिटल में हो या मेरे फादर हो, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, वैसे ही हम अपने पेशेंट्स को रिस्पेक्ट दें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस चीज़ के लिए। पेशेंट की इच्छाएं क्या हैं, जब पेशेंट कंफर्टेबल है और हम जब उससे ये डिस्कस कर सकते हैं, हम उनसे उनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करके, रिस्क फैक्टर्स एक्सप्लेन करके पेशेंट से उनकी इच्छाएं जान सकते हैं कि अगर वो उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है तो क्या करना है। अगर इम्प्रूव हो रही है तो नेचुरली हम ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट देंगे, पर अगर डिटेरियोरेट हो रही है तो वो खुद के लिए क्या चाहेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, किसके साथ क्या हो रहा है। मेरी सोसाइटी के अंदर एक 12 साल के बच्चे को कोविड हो गया, बाकी फैमिली को नहीं हुआ। उस लड़के को कहाँ से हुआ मालूम नहीं, वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट था क्या, और उसको टेस्ट लिया क्यों गया, और सब लोग पूछ रहे हैं और फिर कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो दिस इज नॉट फॉर, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें पेशेंट की विशेष की पेशेंट की इज्जत रखनी ज़रूरी है। उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्लूडेड है, राइट टू प्राइवेसी, होल पर्सन केयर। इसमें हम पेशेंट को चाहे इंटेंसिव केयर हो या वार्ड में आइसोलेशन हो या घर पे माइल्ड सिम्टम्स हो, ये फिजिकल हम दें उस समय, और साथ में उनको जो सवाल आएंगे उनके या उनके जो इमोशनल फैक्टर्स होंगे हम उनको भी एड्रेस करें ताकि उनका डर कम हो जाए, क्योंकि हमें तरह तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है अलग अलग सोर्सेस से। और हम जैसे हमने बोला कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं वो अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बेसिकली यही बोला है कि ये चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और हर पेशेंट का हक है इन पे, तो हमें इन पे गौर देना चाहिए। तो हमें रमेश अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और हॉस्पिटल आते हैं तो हमें एक प्लान बताना पड़ेगा। वो ऑलरेडी 75 हैं, 4 उनकी बीमारियां हैं, और हमें ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा फैमिली को। अब आप फैमिली में भी कोई कैरियर हो सकता है कोई माइल्ड सिम्टम वाला पेशेंट हो, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कोविड का मैनेजमेंट में हमें डिटेल में नहीं जा रही, करेक्ट इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट जो लेटेस्ट आ रहे हैं। मैं ये कोविड ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो कोविड के कारण तकलीफ पैदा हो रही है हम इन 5 दिनों में वो डिस्कस करेंगे। और हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। केरला एक बहुत एडवांस्ड स्टेट है जहाँ पे उनका ग्राउंड लेवल का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो फटाफट इन्फेक्शंस
पकड़ के उनको क्वारंटाइन करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जब नीपा वायरस आया था तो सिर्फ शायद 28 पेशेंट्स थे केरला में जिनकी शायद डेथ हुई। तो पर ये चीज़ हम कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, अरुणाचल में, हिली एरिया में, उत्तराखंड में, कश्मीर में, लद्दाख में, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो पेशेंट और फैमिली का होलिस्टिक केयर पूरी तरह हम उनका ध्यान किस तरह रखें, ये हमारा गोल होना चाहिए। आपको समझ में आया गोल्स ऑफ केयर? और गोल्स फिर ट्रायज क्या होता है? तो ये जो हमने किसी पेशेंट के लिए एक प्लान बनाया है, तो अगर वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट होता है तो उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है। अगर वो उस कैटेगरी में फिट होता है उसको आईसीयू में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ को ट्रायज बोलते हैं। ये नॉर्मली जो कैजुअलिटी या इमरजेंसी उसमें ये अप्लाई होता है। किसी को माइल्ड कंप्लेंट है उसको थोड़ी देर बाद में अटेंड करते हैं। कोई चेस्ट पेन के साथ आता है, अगर एमआई है तो उनको हम पहले एड्रेस करते हैं। तो मैं ये एक एल्गोरिदम है जो आपको ये मेरे ख्याल से स्लाइड प्रॉपरली नहीं है, पर ये आपके ये ई बुक में ये है, वो आपको बता रहे हैं ये गाइडलाइंस। ये इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। सो हमारी गवर्नमेंट ने फरवरी एंड में एक टास्क फोर्स बनाया था जिसके बेसिस पे डिसाइड किया गया था कि ये एज, ये कोमोबिलिटीज होंगी तो हम ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। पर ये डिसीजन हमेशा डॉक्टर ले, एक ही डॉक्टर बार बार हर पेशेंट के लिए ले तो ये डॉक्टर के लिए बहुत प्रेशर हो सकता है। तो एक टीम ऑफ स्पेशलिस्ट होने चाहिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, जो ये डिस्कशन, ये जो डिसीजन लिया गया है रमेश के लिए, वो रमेश की फैमिली को कैसे कन्वे किया जाए। तो हमारा गोल ऑफ केयर है कि हमने जो डिसीजन लिया हमने एथिक्स के बेसिस पे लिया। हमने पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखी, हमने देखा क्या चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है, क्या उनको नुकसान देगी। हम उनको गरीबी के रेखा के नीचे तो नहीं धक्का मार रहे हैं इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे के। और ये सारा कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है और ये सारा डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेफ रखने के लिए। और कि एक पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में ये डिसीजन लिया गया है तो जो मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी सब लोगों को पता हो कि ये डिसीजन लिया गया है, तो कोई मेडिकल एरर ना हो, हम गलती से किसी को आईसीयू में ना धक्का मार दें। तो फ्यूटिलिटी मैंने आपसे आपको पहले बताया था कि ये एक सिस्टम है डिसाइड करने के लिए कि ट्रीटमेंट बेनिफिशियल होगा या बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ हम आईसीयू में भेजेंगे, हम वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे। पर अगर वो उस कैटेगरी में पहुंचते हैं जिनका सर्वाइवल बहुत कम है तो उनके लिए आईसीयू और आईसीयू का बेड फ्यूटाइल हो जाएगा। पर वो आईसीयू का बेड और वेंटिलेटर शायद किसी और पेशेंट के लिए यूजफुल रहे। तो ये चीज़ें हमें कुछ ध्यान में रखनी चाहिए। पर जब हम फैमिली को बोल रहे हैं कि हम कोविड-19 से आपके फैमिली मेम्बर को क्योर नहीं कर सकते, तो क्या हम उनको अकेला छोड़ देंगे? नहीं, जो उनकी तकलीफ़ है हमें वो एड्रेस करनी है, सिम्टम्स एड्रेस करने, जो कल डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की बजाय मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आपको ये दिख रहा है क्लियरली, पेशेंट के कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है। आप जो एडवाइस ट्रीटमेंट है आपको आप वो फॉलो करें पल्मोनोलॉजिस्ट से या आईसीएमआर से। जो कोविड-19 है जिसमें मल्टीपल इश्यूज हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या वेंटिलेशन, ये चीज़ें बहुत इजी हैं फॉलो करना आपके लिए। एक बार अगर आप खोलकर इसको पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा। एक चीज़ जो हम
देखना भूल गए वो ये था कि रमेश बेड बाउंड था, 6 महीने से उसको पहले उसको स्ट्रोक था, वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, प्रेशर सोर्स हो रहे होंगे पॉसिबली, बाथरूम जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा, तो उनका परफॉर्मेंस स्केल क्या था, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी। तो हम इंडिया ने जो इंडियन गाइडलाइंस ने WHO परफॉर्मेंस स्केल यूज़ किया है, क्योंकि ये इजी है हम लोगों के लिए याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी में पेशेंट फॉल करता है। तो अगर तो वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है तो हम ट्रीटमेंट अग्रेसिव रख सकते हैं। और भी बहुत सारे स्कोर्स यूज़ किए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। हम वापस आते हैं रमेश पे, जो 75 इयर्स के हैं, उनके पास हमने आपको पहले ही बताया कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, एक्स स्मोकर है, स्ट्रोक है। तो यहाँ पे इस बैकग्राउंड के साथ हम क्या डिसीजन लेंगे। टाइम की कमी के कारण मैं आगे जाती हूँ। कुछ डॉक्टर दिनेश, अगर चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है मैडम। Now we should wrap up, madam. I think. मेरा स्क्रीन अब मेरी स्लाइड्स नहीं मूव कर रही हैं। We can wrap up, I think. Let me just. So मैं क्विकली ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरी स्लाइड्स वैसे नहीं मूव कर रही हैं, अब मैं इस फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करके बताना चाहती हूँ कि हमें एम्पैथी, कंपैशन दिखाना है और टीम वर्क के साथ काम करना है, एक दूसरे को भी सपोर्ट करना है। मैडम आपका स्लाइड शो इंट्रोडक्शन वाला दिख रहा है मैडम अभी। हाँ मुझे मालूम है, मेरा जो ये स्लाइड ये मूव नहीं मैडम। हाँ आप शुरू हो गया। ओके, समरी स्लाइड पे ही है मैडम, ऐसे लास्ट स्लाइड ही थी। लास्ट स्लाइड है। सो हमें हम किसी पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि अब हम इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आप इनको घर ले जाओ, जो नॉर्मल क्रॉनिक इलनेसेस में होता है। एथिकल फ्रेमवर्क्स हमने डिस्कस कर लिए कि पेशेंट की इच्छाएं, बेनिफिट, नुकसान और जस्टिस, और ये चीज़ें हम किस तरह से डेलिकेटली विद रिस्पेक्ट हम उनको कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो हमने डिस्कशन किया उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। जहाँ हमें डिसीजन लेने में तकलीफ हुई हम वहाँ पे हेल्प मांगें अपने सीनियर्स से। हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत है, पेशेंट्स को, फैमिलीज़ को और ट्रीटिंग टीम्स को, डॉक्टर्स और नर्सेस को अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों पर भी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। सो इंसानियत, हाँ कोरोना इंसान लेके जा रही है, पर लोगों की इंसानियत उनके हाथ में है। हम अपनी इंसानियत अपने हाथ में रखकर किसी और को उनकी भी इंसानियत, उनको भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। उनको मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं। आप जब इतने सारे पेशेंट्स देख रहे होते हैं, कई बार चीज़ें मैकेनिकल हो जाती हैं और उस समय 1:1 पेशेंट का रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर हम और चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं कोविड-19 के सिचुएशन में, हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, किसी को इमोशनल सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं डॉक्टर्स के जो अलग अलग कंट्रीज़ के थे कि बहुत मुश्किल है डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना, पर ये करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए, पेशेंट की फैमिली के लिए, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके मेंटल हेल्थ के लिए ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। हम जब कैंसर की बात करते हैं, सब लोगों ने युवराज सिंह की बात की कि वो कैंसर से रिकवर कर गया, लोग सोनाली बेंद्रे की बात कर रहे हैं, मनीषा कोइराला की बात कर रहे हैं, इरफान खान को भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ और उनका
ये लास्ट कोट था कि अंत में पूरी जिंदगी क्या रह जाती है, सब कुछ पीछे छूट जाता है। लोग हमारे उसमें कहते हैं कि शमशान घाट तक कम से कम परिवार और दोस्त तो आते हैं। जो घर आपने बनाया, जो अपने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, वो तो शमशान घाट तक भी आपके साथ नहीं पहुंच सकती। तो आपके कर्म आपके साथ जा सकते हैं। तो ह्यूमैनिटी हम मेंटेन करें कब तक? इन्फिनिटी, जब तक हम कर सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं, पर थैंकफुली जूम, व्हाट्सएप, गूगल डुओ, ये बहुत सारे आ गए हैं जिससे हम एक दूसरे से वापस कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा बहुत बड़ा फैमिली है और राखी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। नॉर्थ इंडिया में राखी का इम्पोर्टेंट दिन है। तो हम आज किसी से मिल नहीं पाए, पर कल हमने जूम पे एक दूसरे से कम से कम शक्लें देख ली और सबको बेस्ट विशेस कर दिए, क्योंकि हम मिल नहीं सकते एक जगह पे। सो मैं ये आपके लिए और रिसोर्सेज हैं जो कोई और पढ़ना चाहे। ये मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पालियम इंडिया को, जो वो इस फोरम में हमें ये इंफॉर्मेशन और ये टूल्स दे रहे हैं। एंड पाली कोविड केरला में जो इस ग्रुप में लोग थे, मैं इन सबको पर्सनली जानती हूँ। उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है ये ई बुक प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करने के लिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। मैं स्मृति को हैंड ओवर कर देती हूँ। थैंक यू चारू एंड थैंक यू डॉक्टर दिनेश। मुझे मालूम है कि आज बहुत इंट्रोडक्शन मिला आपको कोर्स की तरफ, और डॉक्टर चारू ने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात शुरू की है, ट्रायज एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। कल हम लोग सिम्टम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे एंड आई रिक्वेस्ट कि आप ई बुक ज़रूर देखिए, वो चैप्टर ज़रूर पढ़िए, और वेबिनार भी अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिए। और कल का सेशन जब आप कल के सेशन के लिए आएंगे तो इंटरेक्शन ज़रूर रखिए। So thank you very much. And one very important point is, please take the pre and post evaluation, because the certification at the end of the course is dependent on the filling of this evaluation. अगर ये evaluation pre और post करेंगे तब हम लोग आपको certificate issue कर पाएंगे, तो ज़रूर वो evaluation form भरिएगा। Thank you very much and see you tomorrow. क्या फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं? आपके स्क्रीन पे फीडबैक फॉर्म है, तो प्लीज जाने से पहले फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। आज हमारे सिर्फ 22 पार्टिसिपेंट्स हैं, पर मैं इन 22 लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। आज का जो सेशन था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि हमें आपको पैलिएटिव केयर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना था, और हम एक पेशेंट के लिए जिसको इन्फेक्शन है, उसके लिए हम कैसे करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं, ये डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी था।
और आप इस हफ्ते और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आज एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट था। तो मैं अब आपको फ्राइडे को मिलूंगी। होपफुली आप याद रखेंगे कि मैंने आपको बोला था हर सेशन में कम से कम एक चीज़ लिखिए जो आपने नहीं सीखी, या एक चीज़ आप लिखिए जो आपको समझ में नहीं आई या आप अग्री नहीं करते। आपको लगता है कि मैंने जैसे बोला कि आप इंडिया के अंदर वेंटिलेटर हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है, ये लीगल है या इलीगल है। तो हो सकता है लोगों के अलग विचार हो। प्लीज़ अगर आप ये अपने इस हफ्ते में चैट बॉक्स में डालते रहेंगे, तो बहुत सारे फैकल्टी होते हैं नॉर्मली, तो कोई ना कोई आपको आंसर ज़रूर देगा। अगर सवाल, इंटरेक्शन ज़रूरी है। आप में से हो सकता है बहुत लोग कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें मुझे आपसे सीखनी है क्योंकि मैंने अभी कोविड-19 पेशेंट्स नहीं देखे।